और मैं आपको हिंदी व्याकरण की क्लासेस दे रहा हूँ। और जो भाई मेरे यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से, तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल क्लासेस हो सकती हैं और मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव हूँ और तैयारी करता हूँ। तो अपना जो थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इस भरोसे के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जितना मेरा फायदा होगा उससे कहीं ज्यादा आपका हो। और अगर आप इसके लिए आगे भी मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ने वाले क्या, आज हम थोड़ा बेसिक जानकारी लेते हैं, जैसे वर्णमाला, भाषा क्या है, वर्णमाला क्या है, व्याकरण क्या है, इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी पहले हम आपको देंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्णमाला पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम व्याकरण के विषय में जान लेते हैं कि व्याकरण क्या है। ठीक है, तो व्याकरण से पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा है क्या, एक्चुअल में भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर अब आगे हम बात करते हैं। देखो क्या बात करते हैं कि भाषा, भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले ये जानते हैं। तो देखिए भाषा की व्युत्पत्ति, तो व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, तो देखिए भाषा की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो भाषा की व्युत्पत्ति हुई है भाष धातु में, भाष धातु में, भाष धातु में आ प्रत्यय के जोड़ने, भाष धातु में आ प्रत्यय के जोड़ने से भाषा शब्द भाषा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, मानी जाती है, हुई है, भी आप लिख सकते हैं, मानी जाती है। जैसे इसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ है बोलना, कॉमा सुनना आदि। ठीक है, यानी भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई भाष धातु में आ प्रत्यय के जोड़ने से। ठीक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है जिसका अर्थ है बोलना, सुनना आदि। अब भाषा क्या है, ये तो आपको पता भी होगा कि भाषा क्या है। ठीक, अगर हमको भूख लगी, खाना खाना है, तो किसी से बताना पड़ेगा ना, तभी तो हमको खाना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। जब हमको भूख लगेगी तो हम किसी से कहेंगे हमें खाना दो, तो ये क्या है, ये तो भाषा है। और जब किसी के मन में कोई विचार उठेंगे आपसे कहने के लिए, तो वो अपने विचार आपको बोलकर ही तो प्रकट करेगा। तो ये जो हम बोलकर अपने मन के भावों का आदान प्रदान करते हैं, ये क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अब भाषा में थोड़ा क्या है, अब बोली, अब इसमें भी थोड़ा सा क्या हम बात कर लेंगे, बोली और भाषा। तो भाषा और बोली में भी थोड़ा सा अंतर होता है। भाषा क्या है, भाषा का जो क्षेत्र होता है बहुत व्यापक होता है और बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। बोली एक क्षेत्र में बोली जाने वाली, मान लीजिए 4 से 5 किलोमीटर के रेंज में बोली जाती है, लेकिन भाषा जो होती है वो मतलब हम ये कहें एक बड़ा क्षेत्र होता है। जैसे हिंदी, हिंदी क्या है, भाषा है, और हिंदी भाषा है इसलिए इसका क्षेत्र क्या है, बहुत बड़ा है। कैसे, पूरे उत्तर प्रदेश में शायद हिंदी बोली जाती है और यहाँ तक कि हमारी राजभाषा का भी दर्जा हिंदी को प्राप्त है, लेकिन बोली कौन सी ऐसी है जिसको उसको राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं प्राप्त है ना। बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि जो हमारी हिंदी है वो राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। हमने देखा भी है कि अगर किसी से पूछो कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या, तो बता देते हैं हिंदी, लेकिन ऐसा नहीं बेटा।
हिंदी को हमारे संवैधानिक जो हमारा संविधान है उसके अनुसार राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा का। ऐसा क्यों? इसके इसके भी कई कारण हैं। क्या कारण हो सकते हैं? जैसे हमें पता है कि हमारा देश क्या है, विभिन्न संघों का राज्य, विभिन्न संघों का राष्ट्र, मतलब संघ में राज्य, छोटे छोटे अनेक राज्य हैं, और प्रत्येक राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती। प्रत्येक राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती। कहीं पे जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है ना, उड़ीसा में वहाँ की भाषा जो भी है मातृभाषा वो बोली जाती है। तो इस प्रकार से हर राज्य की अपनी कोई ना कोई भाषा है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो इसलिए अब अगर हर राज्य की अलग भाषा है तो फिर उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है। तो अब बोली में क्या है, अब मैंने बता दिया बोली का जो क्षेत्र होता है सीमित होता है। आप अपने आसपास देखो, आप अपने घर पे रहते हो तो थोड़ा सा लैंग्वेज अलग होती है, फिर आप अपने नाना के वहां चले जाओ, मामा के वहां चले जाओ, वहां पे जाओ तो वहां पे उसी चीज को कुछ और बोलते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है बोली में तो परिवर्तन हो सकता है लेकिन भाषा में नहीं। ठीक है। तो भाषा में क्या है कि भाषा में बता दिया भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, भाष धातु में आप प्रत्यय के जोड़ने से, जिसका मतलब क्या होता है बोलना या कहना या सुनना। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है, क्योंकि मैं बता भी चुका हूं कि भाषा की परिभाषा क्या है। ठीक है। अब भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि भाषा की परिभाषा क्या है। तो भाषा की जो परिभाषा है मैंने बोल के तो बता दिया, लेकिन चलिए हम आपको लिख के बताते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। तो भाषा की हम परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा यहाँ पे की शब्द है, जोड़ लेना, भाषा की परिभाषा या परिभाषा लिख दो भी चलेगा। तो भाषा की परिभाषा क्या है? तो भाषा का परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वाणी का वाणी का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाती है, या उसे यानी लोग उसे भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। फिर से देखते हैं, वाणी का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। अब इसमें बताने जैसा क्या है? अब बताने जैसा यही भाई मैंने पहले ही बता दिया कि जब हम अपने मन के भावों को दूसरे के ऊपर प्रकट करते हैं, तब दूसरे के मन के भावों को हम ग्रहण करते हैं, वही क्या है? वही भाषा है। तो वही मैंने परिभाषा में आपको लिखवा दिया कि वाणी का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वही क्या है? भाषा है। पहली बात। तो अब देखिए भाषा से यहाँ ये परिभाषा तो एग्जाम में आने वाली नहीं, लेकिन थोड़ा समझने के लिए इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये इसका कोई एग्जाम के व्यू से इसका कोई मतलब है नहीं कि ये परिभाषा पूछी जाएगी। भाषा की परिभाषा क्या है? मैंने तो मैं भी कभी तैयारी करता था टेट, सुपर टेट की, इन सब चीजों की, तो मैं जब पढ़ने जाता था मैंने यूट्यूब चैनल भी कई देखे, तो वहां पे क्या होता है कि वो जो टीचर्स होते हैं अपनी विद्वता दिखाने के लिए इतना ज्यादा बता देते हैं कि मतलब बच्चे को याद रखना ही मुश्किल, और जबकि वहां से क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला। वर्णमाला पढ़ाएंगे तो इतना ज्यादा पढ़ा देंगे कि उसमें छोटी सी छोटी बारीकी चीज बता देंगे। लेकिन मैं भी यूपी टेट सी टेट का स्टूडेंट रहा, तो मैंने भी जो पढ़ा तो मैंने वहां पे ये देखा कि मैंने पढ़ तो बहुत सारा लिया, क्योंकि टीचर पढ़ाते थे और मुझे भी डर था कहीं फेल ना हो जाऊं, तो मैंने बहुत पढ़ा, बहुत डीपली। लेकिन वहां क्वेश्चन जहां से आए तो मैंने देखा, मैंने कहा वाह, चूंकि मैं टीजीटी के साथ साथ टेट के साथ साथ मैं टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहा था, तो उसके लेवल का तो यहाँ पे कुछ
टीजीटी और पीजीटी में, टेट सुपर टेट में और इसमें टीजीटी में बहुत बड़ा अंतर है। इसके सिलेबस में ही अंतर है, क्योंकि मैं साहित्य भी पढ़ा मैंने और पढ़ाता भी हूँ। तो उसके लिए उस व्यू से आपको बताऊं कि पढ़ना भी हमें उतना ही चाहिए जितना हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। अगर हमें विद्वान बनना बेटा तो पूरा जीवन बता, विद्वान तो कभी बन जाएंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना। तो हम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर जाए, वरना बुक तो आपके घर में तमाम सी होंगी। मार्केट में जाइए, बुक खरीद लीजिए, पढ़िए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत? पढ़े लिखे तो ही हो आप लोग, पढ़ तो सकते हो ना। तो कहने का मतलब ये कि पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, अब जितना पढ़ पाए उतना पढ़ सकते हैं, समझे नहीं। अब बात करते हैं भाषा के अंग। तो भाषा के मुख्य अंग। अब एक चीज और मैं बता दूं कि जो बच्चे 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में, वो भी पढ़ेंगे, उनका भी इस क्लास से फायदा होने वाला है, क्योंकि उनमें भी सब यही है बेटा। मैं तो देखता हूँ कि हाँ वर्णमाला नहीं है, लेकिन वर्णमाला नहीं तो पता तो होना चाहिए ना कि आखिर कि वर्णमाला होती क्या है। मैं इंटर क्लास में पढ़ाता हूँ, इंटर क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैंने उनसे पूछ लिया एक दिन कि बताइए स्वर कितने होते हैं, अब उनको पता ही नहीं स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, पता ही नहीं। इंटर क्लास में बेटा पढ़ रहे हैं और उनको ये नहीं पता है कि स्वर कितने होते, व्यंजन कितने होते। कोई सामान्य सा व्यक्ति अगर आपसे, कोई आपके आसपास जो दादा काका नाना रहते हैं, वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, यही तो पूछते हैं। आपके सिलेबस में क्या उनको थोड़ी ना पता, वो यही पूछते हैं, कहावत जो आम भाषा में हम करते हैं, बताओ स्वर कितने होते हैं हिंदी में, पता ही नहीं। कभी हमने 13 पढ़े थे, मैडम ने पढ़ाया था नर्सरी में, तो वही हम मान लेते हैं कि हाँ 13 होते हैं, समझे कि नहीं। तो एक्चुअल में स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजन संख्या कितनी है, तो ये हमको नहीं पता होता। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर इंटर क्लास का बच्चा है, 9th का है, 10th का है, फर्स्ट ईयर का है, तो वो भी अगर इन क्लासों को देख रहा है तो उसका नुकसान नहीं होने वाला, फायदा ही होगा। और पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि हम जब से तैयारी करने लगे तभी से बेहतर। ये सब छोटी छोटी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो भाषा के मुख्य अंग क्या हो सकते हैं, एक तो ध्वनि, ध्वनि, दूसरी वर्ण, और तीसरी हो सकती है शब्द, और चौथी हम मान ले तो शब्द, फिर वाक्य, वाक्य और व्याकरण, ये होता है, ये भाषा के मुख्य अंग है। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर एग्जाम में सबसे ज्यादा कहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बेटा यहां से पूछे जाते हैं, वर्णमाला से। यहां से क्वेश्चन जरूर 2 से 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं यहां से। और यूपी टेट वालों के लिए तो मैं बता दूं कि यहां से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म क्लियर है बेटा। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से वर्णमाला से 2 से 3 नंबर तो आपके कंफर्म पक्के ही पक्के हैं, ये आप समझ लीजिएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि की, कि ध्वनि क्या है। तो बेटा मुख से जब हम बोलते हैं तो बोलने के समय जो छोटे छोटे ध्वनियां निकलती हैं, वही क्या है, वही ध्वनि। जैसे हम अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें, पहले हम बात करते हैं ध्वनि की। चलिए ध्वनि लिख लेते हैं, ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि की परिभाषा, इसकी बात करते हैं कि ध्वनि की परिभाषा क्या है। तो 2 बार लिख लीजिए, ध्वनि की परिभाषा। तो ध्वनि की परिभाषा क्या है, देखिए जो भाषा का मौखिक रूप होता है, जो भाषा का मौखिक रूप होता है वो क्या होता है, ध्वनि होती है। ठीक है, तो लिखते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक
टुकड़े ना किए जा सकें, किए जा सकें। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके। जैसे जैसे अब जैसे में मैंने पहले बता दिया कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो भाषा की मौखिक इकाई है सबसे छोटी वो क्या है, ध्वनि। ठीक है, इसको हम लिख नहीं सकते। लिखने का मतलब क्या, उच्चारण में ना। अब देखो उच्चारण में कैसे हम कर सकते हैं, अब देखो कैसे। अब जैसे हम लिख लें क्या, जैसे एक शब्द हम लिखते हैं कमल, जैसे लिखे का, तो अब अगर इसको हम अपने तरीके से समझाएं तो कैसे समझाएंगे, तो बेटा का जो है ये वर्ण है, ये क्या है, वर्ण है और ये सार्थक। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये वर्ण है, अब ये ध्वनि भी है, लेकिन इसके टुकड़े हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे का लिख सकते हैं और हरम नीचे लगाएंगे तो इसमें से आ निकाल भी सकते हैं, क्योंकि इस का के साथ आ लगा हुआ है। लेकिन क्या अब हम इनके टुकड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस का के हमने दो टुकड़े कर दिए, का और आ, तो ये जो है ये क्या है, ये ध्वनिया है, ये हमारा वर्ण है, ये क्या है, ध्वनिया है। और ये वर्ण, इनको वर्ण भी कह सकते हैं और ध्वनि भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, इनको हम ध्वनिया बोलेंगे। ये क्या है, वर्ण, सार्थक वर्ण है क, ये स्वर सहित है। और ये क्या है, ये तो स्वयं में स्वर है, और ये क्या है, स्वर रहित। स्वर रहित का मतलब होता है जिसके साथ स्वर ना हो। आपने देखा होगा कि छोटा अ, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। लेकिन क्या कभी इसकी आपने मात्रा देखी, बताइए, नहीं देखी ना भाई, आकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इसको हम स्वर मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। अगर स्वर का हम व्यंजन का उपयोग करने के, जब तक हम स्वरों का उपयोग नहीं करेंगे व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण हम नहीं कर सकते। जैसे हम बोल लिखें का, खा, गा, घा, का, उच्चारण करिए का, आ रहा नहीं आ रहा, फिर ख, आ रहा नहीं आ रहा, ग, आ रहा नहीं, यानी इन सबके साथ क्या है, ये आ लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम उदासीन बोलते हैं, उदासीन स्वर। इसको हम शहीद स्वर भी बोलते हैं, शहीद स्वर। इसको हम उदासीन स्वर बोलते हैं, इसको शहीद स्वर बोलते हैं। शहीद क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जिसके साथ मिलता है शहीद हो जाता है, यानी अपनी जो छवि है खो देता है। भाई अगर हम इसके साथ बड़ा लगाएंगे तो दिखाई देगा, बड़ी मात्रा छोटी बड़ी मात्रा लगाएंगे दिखाई देगी, छोटा मात्रा लगाएंगे दिखाई देगी, बड़ा मात्रा लगाएंगे दिखाई देगी। लेकिन अगर हम इसके साथ, जबकि इसके साथ छोटा आ लगा हुआ है, क्या हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, यानी लुप्त है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शहीद स्वर भी कह सकते हैं, कहते हैं। बात समझ में आई। उदासीन स्वर किसे कहते हैं, ये तो पेपर में आपके पूछा ही जाता है कि उदासीन स्वर किसे कहते हैं। तो उदासीन जो स्वर होता है वो आपका छोटा अ होता है। ठीक है, तो ध्वनिया क्या है बेटा, जिनके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके। देखो यहाँ का के मैंने दो टुकड़े कर दिए, का और आ में। अब लेकिन इनके टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये क्या है, यही ध्वनिया है। ठीक है, ये क्या है, ध्वनिया है। ये क्या है, वर्ण, तो इसको भी वर्ण कह सकते हैं। ठीक, ध्वनि का मतलब ये होता है कि सबसे, जिसको हम मौखिक रूप में ध्वनि कहते हैं, लेकिन लिखित रूप में क्या हो जाता है, वही वर्ण हो जाता है। हम ये कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो ध्वनि आप समझ गए होंगे ध्वनि क्या होती है। अब बात करते हैं हम वर्ण की। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। वर्ण, तो देखिए वर्ण क्या है कि ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जैसे हम लिख लेते हैं, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, जिसको हम बोलते हैं छोटी ई, बड़ी ई, क, ख, ग, घ, ये सब क्या है, ये सब वर्ण है। समझे कि नहीं, ये सब क्या है, वर्ण है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये क्या है, ये हमारे वर्ण होते हैं। ठीक, अब आगे हम जो बात करते हैं वो करते हैं
थोड़ा सा और जानते हैं कि जो ध्वनि क्या है, ध्वनि का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो ध्वनि का प्रयोग हम बोलने तथा सुनने के लिए करते हैं। वर्णों का प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं। भाई वर्ण का प्रयोग क्या है, लिखने के लिए तो करते हैं, लिपि किसको हम बोल सकते हैं। फिर लिपि का निर्माण किससे, वर्णों से तो हुआ, वर्ण हो तो तुम लिख कहां पाते, समझे कि नहीं। तो ये आगे बात करते हैं वर्ण की। वर्ण क्या है, वर्ण ये हमने बात कर ही ली वैसे, लेकिन थोड़ा सा और जानते हैं कि वर्ण क्या है। ठीक है, तो वर्ण में हम बात करें तो वर्ण में अब वर्ण क्या है, वर्ण की अगर हम बात करें तो वर्ण की बात करें तो वर्ण वर्ण ये क्या है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए या किसी भी लिपि को लिखने के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये लिखित वर्ण जो है लिखित रूप हो जाता है, ध्वनि जो है वो मौखिक रूप हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अपने विचारों को जब हम लिख कर प्रकट करते हैं तो वो किसके माध्यम से, वर्णों या लिपि के माध्यम से। और अगर ध्वनि की बात करें तो हम अपने मन के भाव को बोलकर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं ध्वनि। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वर्णमाला की, कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, अब वर्णमाला किसे कहते हैं, पहले ये समझते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। चलिए वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द देखो आया सार्थक। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है बेटा कि जिसे हम का लिखते हैं, खा लिखते हैं, गा लिखते हैं, घा लिखते हैं, फिर अंगा लिखते हैं, ये क्या है, एक सार्थक है। क्या है सार्थक, मतलब सही क्रम, का ख ग घ अंगा लिख दिया ना। अब इसी के बाद अगर चाहें कि हम पहले खा लिखें फिर का लिखें, बात समझ में आई नहीं। अगर हम चाहें कि पहले खा लिखें फिर का लिखें, क्या यह संभव है? ठीक है, ये संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारी वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला जो वैज्ञानिकता पर आधारित है। हम का के बाद ही खा लिखेंगे, ना कि खा के बाद का लिख देंगे, ये आप समझिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, सार्थक। कि सार्थक समूह में जब हम छोटा बड़ा पढ़ते हैं वर्णमाला देखते हैं पहले क्या होता है, छोटा आ होता है, फिर बड़ा आ होता है, फिर छोटी ई होती है, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ऋण, ऐसे लिखी होती है ना, फिर ए, फिर ऐसे लिखते हैं वर्णमाला, यानी एक सार्थक क्रम में लिखते हैं। तो वर्णमाला क्या है, वर्णमाला क्या है कि वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कुल वर्णों की संख्या होती है 52। कितनी होती है, 52 कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण 52। अगर हम बात करें कुल ध्वनियों की कुल ध्वनियां भी कितनी होंगी, 52 ही होंगी, क्योंकि वर्ण 52, अभी मैंने आपको बताया कि जो भाषा का मौखिक रूप है वो ध्वनि कहलाता है, और जो लिखित रूप है वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। तो वर्ण अगर 52 तो ध्वनियां भी कितनी, 52। ठीक है, तो इसको आप लिख लो कि कुल वर्ण कितने, 52, कुल ध्वनियां कितनी, 52। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताइए हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या कितनी, 52, वर्णों की संख्या कितनी, 52। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि वर्णमाला का विभाजन कितने भागों में किया जा सकता है। तो आपको पता है कि वर्णमाला को अगर हम मुख्य रूप से देखें तो दो ही भाग हैं, कौन, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर की संख्या कितनी, 11, व्यंजन कितने, 33। ठीक है, स्वर कितने, 11, व्यंजन कितने, 33। ठीक है, अब स्वरों का भी क्या किया गया, वर्गीकरण कर दिया गया। स्वरों का भी वर्गीकरण हम करना चाहें तो कर सकते हैं। कितने स्वर, कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के।
कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कैसे? उच्चारण के आधार पे। किस प्रकार से? जैसे एक होता है हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, फिर दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और फिर तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक, ये 3 होते हैं मात्रा के आधार पर। यानी अगर किसी का उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगे तो हर्ष स्वर, 2 मात्रा का समय लगे दीर्घ स्वर, अगर 3 मात्रा का समय लगे तो प्लुत स्वर। ठीक है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी? हर्ष स्वर की संख्या कितनी? 4। और दीर्घ कितने हो जाएंगे? 7। और ओम में आपको पता है ओम कुछ और नहीं होता। जैसे हम ओम यहाँ पे आपको बताते हैं कि प्लुत स्वर क्या हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं ओम, एक ओम हम ऐसे भी लिख देते हैं, देखो बेटा ये क्या ओम सही लिखा है? क्या ओम सही लिखा है? बहुत लोग कहेंगे जी सर ओम तो सही है, लेकिन बेटा एक्चुअल में ही ओम है ही नहीं। ओम का ये चिन्ह है, सिंबल इसको बोलते हैं।